स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आइडियल एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट जनरल साइंस क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आज का वीडियो सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, बिकॉज हमने जो 20 इंपॉर्टेंट जनरल साइंस क्वेश्चन सिलेक्ट किए, यहाँ पर काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो अक्सर प्रीवियस ईयर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें अधिकतर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने ये जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं काफ़ी सिलेक्टेड हैं एंड ये सभी चीज़ें अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो सेशन, जिसमें हम लोग मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट जनरल साइंस क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बोल रहा है नेम द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। यहाँ पर पूछ रहा है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल मीन्स क्या होता है कि ऐसे विटामिन्स जो वाटर में सॉल्युबल हो, मतलब पानी में घुल जाते हो। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन ए एंड विटामिन बी, दूसरा है विटामिन डी एंड विटामिन सी, तीसरा है विटामिन डी एंड विटामिन बी, चौथा है हमारा विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो यहाँ वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात हो रही है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर पूछा जाए तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। हाँ, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी ही मोस्ट सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। तो विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर, देन आप बता सकते हो विटामिन बी एंड विटामिन सी। ओके, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब विटामिन की बात हो रही है तो यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी बन सकते हैं कुछ इस तरीके से कि विटामिन बी की कमी से कौन सी डिजीज होती है, विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है, ए एंड डी की कमी से कौन सी डिजीज होती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी मैं आपको अच्छे से बताते चलूंगी। तो यहाँ विटामिन ए की कमी से अगर हम बात करें तो विटामिन ए की कमी से जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, तो विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, जिसे हिंदी में रतौंधी भी बोला जाता है। और विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। ओके, सो बेरी बेरी। एंड विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ओके, तो ये चारों विटामिन, विटामिन ए बी सी डी, इन सब की कमी से जो बीमारियां होती हैं वो मैंने आपको बता दिया। ए की कमी से होने वाली बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स। तो जैसा हमारा क्वेश्चन था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, हमें ये बताना है। ओके, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। तो अगर हम एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो एस्केप वेलोसिटी को हिंदी में पलायन वेग भी बोला जाता है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी को हिंदी में पलायन वेग बोला जाता है। अब ये एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, देखिए नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर गिरने लगती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की एज यूजुअल कि हम ऐसे सामान्यतः फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बिकॉज जब अगर हम ऐसा मिनिमम वेलोसिटी, अगर हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट को फेंकें कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके बाहर चली जाए, तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगी। तो जिस स्पीड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकें ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए और वो कभी भी वापस धरती पर ना आए, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। मतलब कि वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए और वापस से दोबारा धरती पर ना आए, दैट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ अर्थ की एस्केप वेलोसिटी की बात हो रही है कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है, इसका राइट ऑप्शन
होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, अगर हम इस वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकें तो वो क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगी और वापस से कभी भी दोबारा अर्थ पर नहीं आएगी। ओके, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा, विच लॉ ऑफ न्यूटन्स डिफाइंस इनर्शिया। इनर्शिया हमें बताना है न्यूटन का कौन सा नियम, न्यूटन का कौन सा नियम इनर्शिया को डिफाइन करता है, इनर्शिया को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। तो देखिए इनर्शिया मतलब क्या होता है कि इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। मीन्स टू से कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि उस ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो ये जो रूल था ये किस में बताया गया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, कि न्यूटन ने अपने पहले लॉ में ये बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पोजीशन में रहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और इसी फर्स्ट लॉ को जनरली बोला जाता है डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। ओके, तो ये जो है इनर्शिया, इसको न्यूटन के कौन से लॉ में बताया गया, किस लॉ में डिफाइन किया गया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमंस आरबीसी। यहाँ लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमंस आरबीसी, लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमंस आरबीसी मतलब इंसानों के जो रेड ब्लड सेल होती है उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, ह्यूमन के आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है हमें ये बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, 140 डेज, 120 डेज, 150 डेज, 110 डेज। तो हमें बताना है ह्यूमन के आरबीसी की कितनी लाइफ स्पैन होती है। सो ह्यूमन के आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, 120 डेज। ओके, ह्यूमन के आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। अब यहां से हमारा एक और क्वेश्चन बन सकता है जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। सो ब्लड के मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड के मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। और वो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। फर्स्ट हमारा आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया सेकेंड, एंड देन प्लाज्मा हो गया एंड प्लेटलेट। ओके, सो ये जितने भी हैं ये चारों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट, ये चारों कंपोनेंट्स किसके हैं, ब्लड के हैं। ओके, अब आरबीसी का एज यूजुअल कि आप सभी जानते हो रेड ब्लड सेल होता है, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल होता है। ओके, आरबीसी मींस क्या होता है, रेड ब्लड सेल, एंड डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। एंड एक और क्वेश्चन अगर हम यहाँ से बनाए तो एक और क्वेश्चन बनता है कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, एज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। ओके, हेमोग्लोबिन की प्रेजेंसी के कारण हमारा ब्लड किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। अभी आरबीसी की बात हुई, अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है। तो डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है लगभग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा सही रहेगा, 5 to 20 डेज। ओके, लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी कितना होता है, 5 से 20 दिन। ठीक है, वहीं आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है और डब्ल्यूबीसी का 5 to 20 डेज। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक्सरे की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है। कौन सा इनमें से, नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन से डिवाइस की मदद से हम एक्सरे की वेवलेंथ को मेजर करते हैं। तो एक्सरे की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यहाँ
ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, तो यहाँ ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है एक्सरे की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए। अब यहाँ मैं एक और बात बता दूं कि एक क्वेश्चन और बनता है, ये जो आप साइक्लोट्रॉन देख रहे हो, साइक्लोट्रॉन को क्या बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइक्लोट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ओके, तो ढेर सारे ऑप्शन दिए हो सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन जो होता है इसे कहा जाता है, साइक्लोट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्टिकल एक्सेलरेटर। ओके, पार्टिकल एक्सेलरेटर। ओके, ये पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में इसका यूज साइक्लोट्रॉन का हेल्प लिया जाता है। ओके, तो साइक्लोट्रॉन को इसीलिए क्या कहा जाता है, पार्टिकल एक्सेलरेटर। और जनरली जो हमारा क्वेश्चन था कि एक्सरे की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम किस डिवाइस की हेल्प लेते हैं, सो वो है ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नेम द tiny pores present on the surface of leaf in plant। tiny pores present on the surface of leaves in plant, मतलब प्लांट्स की लीफ में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन टाइनी पोर्स का नाम क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पिट्स, स्टोमाटा, ट्राइकोम्स, हाइडाथोड्स। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टोमाटा। जो प्लांट्स की लीफ पर छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा। ओके, ये स्टोमाटा के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पायरेट करते हैं। क्या करते हैं, रेस्पायरेट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थ्रू विच प्लांट रेस्पायरेट, ऑप्शन दिए रह सकते हैं, तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे स्टोमाटा। ओके, स्टोमाटा के थ्रू ही प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पायरेट करते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स पे, लीव्स की सरफेस पे। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट, मतलब कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ मैक्सिमम होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। ओके, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है, हमें ये बताना है। पोल्स पर होती है, इक्वेटर पर होती है, अर्थ के सेंटर पर होती है, या फिर सरफेस पे होती है। सो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। सो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है पोल्स पर। ये जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, पोल्स, ये एकदम राइट है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट पोल्स। पोल्स पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम की बात हो रही है तो मिनिमम भी जान लेते हैं। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी मिनिमम होती है इक्वेटर पर। ओके, इक्वेटर पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी मिनिमम होती है इक्वेटर पर, और मैक्सिमम होती है पोल्स पर। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स हमारा, चूज द फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि वॉशिंग सोडा का इसमें से करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है। ओके, तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3 10H2O। ओके, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। ओके, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 10H2O। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, वो ये है कि अब वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा का जो होता है केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट। ओके, सो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट एंड इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा फ्रेंड्स, रस्टिंग क्या है, तरीके का
इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन का है, रिडॉक्स रिएक्शन का है, या फिर रिडक्शन का है। ओके, तो रस्टिंग एक तरीके का कौन सा प्रोसेस है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का है, ऑक्सीडेशन है, या रिडॉक्स रिएक्शन है, या फिर रिडक्शन है। सो रस्टिंग एग्जाम्पल है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रिडॉक्स रिएक्शन एकदम करेक्ट होगा। रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का। मींस कि इसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। रिडॉक्स ओके, रिडॉक्स मींस कि वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो प्लस ऑक्सीडेशन भी हो। ओके, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रस्टिंग होते समय मतलब रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का। सो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिडॉक्स रिएक्शन राइट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। यानी ह्यूमन ब्रेन के बिगेस्ट पार्ट का नाम क्या है, ह्यूमन ब्रेन के सबसे बड़े हिस्से का नाम क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ह्यूमन ब्रेन के सबसे बड़े पार्ट का नाम होता है, ह्यूमन ब्रेन के सबसे बड़े पार्ट का नाम होता है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरेब्रम। ये जो सेरेब्रम होता है ना फ्रेंड्स, ये ह्यूमन ब्रेन का बिगेस्ट पार्ट होता है, मतलब ह्यूमन के दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। कौन, सेरेब्रम। ये क्या करता है, ये हमारे मूवमेंट, स्पीच, इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमोशन, इन सभी चीजों को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सेरेब्रम का ही होता है। ओके, तो सेरेब्रम इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन या फिर ह्यूमन ब्रेन। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है फ्रेंड्स, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब इंसान के शरीर का सबसे छोटा बोन कौन सा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है स्टिपस, स्पाइन्स, क्लेविकल्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर है स्टिपस। ये जो स्टिपस होता है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी के सबसे छोटे हड्डी का नाम क्या होता है, स्टेपिस होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ह्यूमन के ईयर में प्रेजेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वेयर इज स्टेपिस प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो यू कैन आंसर दैट कि इन ह्यूमन ईयर। ह्यूमन के ईयर में, ह्यूमंस के ईयर में ये स्टेपिस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है फ्रेंड्स कि व्हाट सबस्टेंस आर नेल एंड हेयर मेड अप ऑफ। मतलब नेल्स यानी नाखून और बाल किसके बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कैराटीन, ऑप्शन नंबर बी है फाइब्रिन या एपिडर्मिस, या फिर नन ऑफ दिस। तो इनमें से किससे नेल्स और हेयर बने होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कैराटीन। ओके, नेल्स और हेयर किसके बने होते हैं, कैराटीन के बने होते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैराटीन क्या है, विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, ये क्या है। ठीक है, तो आप आंसर दे सकते हो। यहाँ से जो क्वेश्चन बना कि कैराटीन क्या है, तो आप आंसर दोगे कैराटीन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ओके, कैराटीन एक तरीके का क्या है, प्रोटीन है, और इससे क्या बनते हैं, नेल्स और हेयर बनते हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा फ्रेंड्स, वेयर इन द बॉडी आर न्यू ब्लड सेल मेड। मतलब बॉडी में कहां पर नए ब्लड सेल बनते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है हार्ट में, बोन मैरो में, लिवर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जा रही है कि नए ब्लड सेल बॉडी में कहां बनते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बोन मैरो में। ओके, बोन मैरो वो स्थान है या जगह है जहां पर बॉडी में नए ब्लड सेल बनते हैं। ओके, तो आपको ये याद रखना होगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉडी में ब्लड सेल कहां बनते हैं, बोन मैरो में। अब यहां से एक और चीज हम जान लेते हैं कि ब्लड सेल बनने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लड सेल इज कॉल्ड एज, और ऑप्शन दे देंगे ढेर सारे। तो ब्लड सेल बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं हेमेटोपोइसिस। क्या कहते हैं, हेमेटोपोइसिस।
पॉइसिस। ओके, इस प्रोसेस के थ्रू ब्लड सेल बनते हैं, सॉरी, हेमेटोप्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लड सेल, यानी ब्लड सेल बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेमेटोपोइसिस। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है फ्रेंड्स हमारा कि द नोबल और इनर्ट गैस आर लाइंड अप इन द ब्लैंक कॉलम ऑफ द पेरियोडिक टेबल। बोल रहा है कि पेरियोडिक टेबल में नोबल गैस, जिसे इनर्ट गैस भी कहा जाता है, पेरियोडिक टेबल में कौन से कॉलम में नोबल गैसेस को रखा गया है। आज जो हम लोग पेरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं उसमें कौन से कॉलम में नोबल गैस रखे गए हैं, 16th में, 18th में, 17th में या फिर 19th में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 18th में। ओके, 18th वाले नोबल गैसेस को रखा गया पेरियोडिक टेबल में। ओके, तो 18th वाले कॉलम में नोबल गैसेस को रखा गया, तो यार राइट ऑप्शन रहेगा 18th। ओके, 18th कॉलम ऑफ द पेरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को रखा गया। अब यहाँ अगर जाना जाए कि नोबल गैस क्या होते हैं, नोबल गैस मीन्स जिनके सारे ऑक्टेट क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं, जिनका आउटर मोस्ट सेल में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं, ऐसी गैसेस को नोबल गैस कहा जाता है। ओके, और एक और बात हम यहाँ से जान सकते हैं, जो नोबल गैसेस होती हैं या जो इनर्ट गैसेस होती है, क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, बिकॉज इनके जो आउटर सेल होते हैं वो क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं। आउटर सेल क्या होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। दैट्स व्हाई नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव गैसेस, इसलिए नोबल गैसेस को अनरिएक्टिव गैसेस बोला जाता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है फ्रेंड्स कि विच एसिड इज बेनिफिशियल फॉर दोज हु हैव किडनी स्टोन्स। एसिड पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा एसिड बेनिफिशियल होगा जिन्हें किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जिनके किडनी में स्टोन्स होते हैं, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए इनमें से कौन सा एसिड बेस्ट रहेगा, कौन सा एसिड उपयोगी रहेगा। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, साइट्रिक एसिड। ओके, साइट्रिक एसिड काफी बेनिफिशियल होता है उनके लिए जिनके किडनी में स्टोन होता है। तो साइट्रिक एसिड इज बेनिफिशियल फॉर दोज हु हैव किडनी स्टोन्स। ओके, और ये साइट्रिक एसिड अक्सर कहाँ पाया जाता है, साइट्रिक एसिड खट्टे फल में पाया जाता है, सोर फ्रूट्स में पाया जाता है, ऐसे फ्रूट जो खट्टे होते हैं। ओके, और साइट्रिक एसिड सबसे ज्यादा सोर फ्रूट्स में पाया जाता है, एंड दिस एसिड इज वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज हु हैव किडनी स्टोन्स। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है फ्रेंड्स वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड फाउंड, यानी इनमें से कहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, ब्रेन में, हार्ट में, लिवर में या किडनी में। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन में। ओके, ब्रेन में हमारा क्या पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ब्रेन। ओके, तो ब्रेन में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब यहां से अगर हम देखें तो एक और क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, वो है कि अगर आपसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारा लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, देन आप बोलोगे लिवर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स व्हेन इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मोस्ट फ्रिक्वेंट। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कब बहुत ज्यादा होता है, मतलब येलो लाइट में बहुत तेजी से होगा, ब्लैक लाइट में होगा, या रेड लाइट में होगा, या इनमें से कहीं नहीं होगा, किसी में भी नहीं होगा। मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कब बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत तेजी से होता है, येलो लाइट में, ब्लैक लाइट में, रेड लाइट में। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इन रेड लाइट, यानी रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत तेजी से होता है, बिकॉज ये जो रेड लाइट होती है ये क्लोरोफिल द्वारा क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल।
ओके, सो रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत तेजी से होता है। अब अगर यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक और क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, वो ये है कि लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है, कौन सा पिगमेंट की वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। ओके, क्लोरोफिल की वजह से लीव्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है फ्रेंड्स, विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट ऑफ पल्सेस, यानी पल्स की रूट में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोबियम, स्पाइरोगैरा, या इनमें ये सब पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है बी, राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ये जड़ों, दलहनी की रूटों में, दलहनी की जड़ों में पाया जाता है। ओके, तो राइजोबियम बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट ऑफ पल्सेस। ओके, एंड ये कौन सा प्रोसेस करते हैं, एक और प्रोसेस, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से बनता है, वो ये है कि राइजोबियम कौन सा प्रोसेस करते हैं, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं। किसका प्रोसेस करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ओके, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, फिर उसके द्वारा प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटीन प्रोवाइड करते रहे। ओके, तो राइजोबियम किस में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है, यानी एटमॉस्फेयर में जितने भी नाइट्रोजन होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है फ्रेंड्स, इन विच फॉर्म प्लांट्स कंज्यूम नाइट्रोजन, प्लांट्स कौन से फॉर्म में नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं यानी लेते हैं, सल्फेट में, नाइट्रिक में, नाइट्रोजन में या नाइट्रेट में। तो यहाँ राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जो कि है नाइट्रेट। प्लांट नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं यानी कि लेते हैं। ओके, तो आज का ये वीडियो सेशन होता है यहीं पर खत्म, जिसमें हम लोगों ने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया और साथ ही में जिस क्वेश्चन से रिलेटेड और जो क्वेश्चन बन सकते थे उस पर भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन करा, अच्छे से नॉलेज ली। तो आज की इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जनरल साइंस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।